हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवशंकर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अ चैप्टर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट बना दिया है, ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे टैप करके और आप पहला वीडियो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट पार्ट है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज। क्या पढ़ेंगे हम आज? हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, किन चीज़ों के ऊपर, क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज यानी बिजनेस के ऊपर। तो वीडियो देखने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दीक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम डालते रहते हैं। हमारी पूरी टीम 8th 9th 10th 11th 12th 8 से 12 तक की क्लास के सभी वीडियोज़ डालती है। तो आपको, अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 4 साल तक फ़ायदा रहेगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, वी हैव लॉट ऑफ डिस्कस टू इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? अभी देखो, ये समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज का क्या फर्क पड़ा, क्या असर पड़ा हमारे ऊपर, ठीक है। फिर बोल रहा है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आल्सो हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज। तो बोल रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ना, उसका बहुत तगड़ा असर पड़ा दूसरी कंपनियों के ऊपर, ठीक है। कैसे पड़ा? देखो, इंडस्ट्रीज अगर धड़ाधड़ लगी तो काम जो है आदमियों की जगह मशीनों ने ले लिया, तो एक तो बेरोजगारी हो गई सीधी, समझ गए। इट क्रिएटेड अ ह्यूज डिमांड फॉर रॉ मटेरियल। और देखो, जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी उन्हें बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए था। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। कच्चा, रॉ माने कच्चा होता है। कच्चा माल का क्या मतलब होता है? जैसे आप कपड़ा बना रहे हो तो कॉटन ट्री आपने सुना होगा, जिसे हम कपास भी बोलते हैं, रमा भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो जो कॉटन होता है, जो कॉटन के पेड़ होते हैं, मतलब कपास के जो पेड़ होते हैं, उनसे रुई निकाल के अलग कर ली जाती है और उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। फिर उस रुई को भेजा जाता है और फिर उससे कपड़े बनते हैं कॉटन के, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी अलग अलग वैरायटीज़ के कपड़े बनाए जाते थे और अलग अलग मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती थी, तो इसे हम रॉ मटेरियल बोलते थे। तो इंडस्ट्री जब लगी तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई और बड़ी बड़ी कंपनियों को क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है। मार्चेंट्स, मार्चेंट्स होता है व्यापारी, आल्सो लुक फॉर ए न्यू मार्केट टू एब्जॉर्ब मास प्रोडक्शन गुड। और वो भी नए नए बाजार देख रहे थे, किसके लिए? क्योंकि वो प्रोड्यूस करना चाहते थे बड़ा बड़ा क्वांटिटीज़ में। मतलब जो बड़ा सामान बेच, ज़्यादा सामान बनाता है वो सस्ता बेचता मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी अगर बिकती है तो आदमी की कॉस्ट है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिक। जैसे आप मान लो, एक तो आप घर में एक आदमी के लिए खाना बनाओ, ठीक है, और एक आप 50 आदमी के लिए खाना बनाओ, ठीक है। तो 50 आदमी के लिए अगर खाना बनाओगे तो पर पर्सन का खाने का खर्चा है जो आपका रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सिस्टम होता है, ठीक है। This led to a race among European countries to acquire colonies where they could establish political control so that। अब ये क्या हुआ था? इसमें एक रेस लग गई। यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज थी, बाल्कन कंट्रीज जो भी थी, मतलब छोटी छोटी यूरोप में जो भी कंट्रीज थी, वो क्या चाह रही थी? वो अपना पॉलिटिकल कंट्रोल यहाँ पे बनाना चाहती थी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या क्या हुआ वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो दे कुड, वे चाहते थे, यूज द रिवेन्यू जनरेटेड बाय दीज कॉलोनीज टू फ्यूल देयर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। वे चाहते थे कि भाई रिवेन्यू जनरेट हो। रिवेन्यू क्या होता है? रिवेन्यू होता है भाई अमाउंट, पैसे, ठीक है। रिवेन्यू या फिर आप टैक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या? टैक्स। तो वो चाहते थे कि भाई रिवेन्यू जनरेट हो बाय दीज कॉलोनीज, इन छोटी छोटी कॉलोनीज से, ठीक है, जगह जगह पे कब्जा कर रखा। दीज कंट्रीज वुड आल्सो सर्व एज मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और ये कंट्री भी उनका बाजार बने, ठीक है। किसका? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का। लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड प्रोडक्ट्स कुड नॉट कम्पीट। अब लोकल जो हैंडीक्राफ्ट थे, यानी लोकल जो पहले के चीज़ें जो आदमी बना रहे थे, हमने जो पहले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है, एंड प्रोडक्ट कुड नॉट कम्पीट विद दीज चीप फैक्ट्रीज। और इन चीप सस्ती फैक्ट्रियों से कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। अब देखो, लोकल जो आदमी थे वो अकेले अकेले बना रहे थे, तो वो कपड़ा थोड़ा महंगा पड़ रहा था, और ये बना रहे थे मास क्वांटिटी में, तो ये थोड़ा सस्ता पड़ रहा था। तो इससे क्या हुआ? टू मीट द ह्यूज डिमांड फॉर रॉ मटेरियल, फार्मर इन द कॉलोनीज वर कंपेल्ड, ठीक है। तो कंपेल्ड का मतलब हो गया मजबूर, टू ग्रो रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स बनाने के लिए। अब देखो, रॉ मटेरियल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो किसान जो है वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके और इसी रॉ मटेरियल को बनाने के लिए मतलब मजबूर हो गए। मजबूर का मतलब एक तरीके से कहें तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो आप वही चीज़ें बोना स्टार्ट करोगे। द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू इम्पेरियल पावर्स। तो वर्ल्ड को, विश्व को डिवाइड कर दिया गया इम्पेरियल पावर्स एंड द कॉलोनीज। इम्पेरियल पावर्स कौन सी होती हैं भाई? जिन्होंने हमारे को गुलाम बना के रखा वो इम्पेरियल पावर्स थी, ठीक है। और कॉलोनीज कौन सी थी? इंडिया होगी जैसे, ऐसे जो भी उनके गुलाम थे
गुलाम देश उनको सबको वो कॉलोनीज बोलते थे। तो द कॉलोनीज बिकम पुअरर एंड द कॉलोनिस्ट बिकम रिचर एंड रिचर। तो कॉलोनी वाले तो गरीब होते चले गए, क्यों? क्योंकि उनके काम धंधे ठप करवा दिए, बड़ी इंडस्ट्री लगी तो जिससे उनके काम धंधे ठप हो गए और ऊपर से उनको कच्चा माल बेचने के लिए मजबूर किया गया, तो वो कच्चा माल ही मतलब जब खेतों में बोने लग गए तो उनकी एग्रीकल्चर भी डिस्ट्रॉय हो गई, एग्रीकल्चर की जो मतलब सिचुएशन थी वो भी खराब होती चली गई और उनका बिजनेस भी ठप होता चला गया और जो इंडस्ट्रीज थी वो ग्रोथ करने लग गई ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ये ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट दिखा रखा है। इसमें क्या बोल रहा है, देर आर ए ट्रैंगुलर ट्रेड बिटवीन इंडिया चाइना एंड ब्रिटेन। एक ट्रैंगुलर ट्रेड था, ठीक है, किस किस के बीच में, इंडिया, चाइना और ब्रिटेन, इनके बीच में। तो ब्रिटेन एक्सपोर्टेड इंडिया, ब्रिटेन क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, सामान बेचता था किसको, इंडिया को। ठीक है, ओपियम, ठीक है, जिसमें ओपियम मतलब होता है अफीम, टू चाइना, चाइना से, एंड यूज द रेवेन्यू टू पे फॉर चाइनीज टी, और उस पैसे से वो चाइना का मतलब जो रेवेन्यू जो जनरेट होता था अफीम बेच करके, उससे वो क्या करता था, चाइनीज चाय खरीदता था। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी ओपियम कंस्टिट्यूटेड अबाउट 40% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। 40% तो इंडिया को ही एक्सपोर्ट करता था। एग्रीकल्चर फील्ड दैट ग्रू फूड क्रॉप्स अर्लियर वर नाउ डिवोटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम। ठीक है, और आजकल तो इन पे बैन लगा हुआ है भाई। तो इस तरह से आप समझ सकते हो क्या क्या किया, मतलब सब कुछ इलीगल होता था उस टाइम पे। ये साइड में आप एक फ़ोटो देख रहे हैं, इस फोटो में देखो बच्चों की क्या सिचुएशन थी, ये बच्चों को देखो, ठीक है, और ये एक नीचे देखो, यानी कपड़े की जो मिलें थी उनमें बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, ऐसे ही बच्चे पड़े रहते थे, खेलते भी थे, मतलब वहीं पे रहते थे, वहीं पे काम करते थे। और ये जो फेस बना रखा है इसका, रोतड़ू सा, ठीक है, तो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। ये अंग्रेज या कोई मतलब इम्पेरियल पावर का कोई आदमी दिखा रखा है। तो इस तरीके से वहाँ पे होता था। तो ये तो था इंडस्ट्रियल का क्या इफेक्ट पड़ा। तो इंडस्ट्रियल का इफेक्ट देख लिया आपने, क्या पड़ा कि बिजनेस हमारे चौपट हो गए, ठीक है, और अंग्रेजों के जो थे या अपन यूरोपियन कंट्रीज़ के कहें तो उनके अच्छे चल रहे थे। अब ब्रिटिश पॉलिसी टू इन इंडिया, ब्रिटिश अंग्रेजों की पॉलिसी, ब्रिटेन से ब्रिटिश हो गया मेन, तो ब्रिटेन के लोगों की या ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, इंडिया में उनकी क्या पॉलिसी थी। तो देखो ये बड़ी ध्यान से समझने की चीज़ होती है। पॉलिसी का क्या मतलब होता है, पॉलिसी मतलब नीतियाँ, ठीक है, तो उनकी क्या नीति थी, वो क्या चाहते थे। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट सफर्ड सेवरली, तो इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट थे ना वो पहले ही, सेफरली मतलब होता है, सेवरली मतलब होता है कठोरता से, वो पहले ही झेल रहे थे। व्हेन दे ओल्डर रूलिंग ग्रुप्स वर ओस्टेड बाय द EEIC, ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनीज। तो ओस्टेड का मतलब होता है बेदखल। तो पहले ही वो मतलब बहुत सारे इस कंपनी से बहुत सारी चीज़ें या ग्रुप्स जो इनको बेदखल कर दिया था उनकी समस्याओं को झेल रहे थे। कहने का क्या मतलब है, ये पहले ही बहुत सारी समस्याओं को झेल रहे थे। दीज रॉयल फैमिलीज, और जो ये शाही परिवार है, ठीक है, कौन कौन से, EEIC दिया हुआ जैसे, दीज रॉयल फैमिलीज हैड प्रोवाइडेड पैट्रोनेज, ठीक है, पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण, टू आर्टिशंस एंड क्राफ्ट पीपल। इन्होंने क्या किया, कुछ आदमियों को संरक्षित किया, मतलब किस चीज़ के लिए, आर्टिशियन जो कला जानते थे या फिर कुछ हाथ का बनाना जानते थे। नाउ दे वर्कर्स वर अनेबल टू अर्न ए लिविंग, अब वे वर्कर पैसा कमाने में कुछ खास योग्य नहीं थे, एंड सो दे वेंट बैक टू विलेज, और वो क्या कर गए, घर पे चले गए। दीज क्रिएटेड एन ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, और उनका सारा क्रिएचर किसके ऊपर डिपेंड हो गया, एग्रीकल्चर, मतलब आधे टाइम खेती बाड़ी करते और आधे बिजनेस करते। फ्लोरिशिंग सिटीज लाइक डेक्का एंड मुर्शिदाबाद वर लेड टू वेस्ट। अब जो कंपनियां, जो शहर जैसे डेक्का और मुर्शिदाबाद है, ये फलने फूलने लग गए थे, ठीक है, लेड टू वेस्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी अर्बनाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कह रहे थे, डी अर्बनाइजेशन। डी अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है, देखो शहरों से जब जनसंख्या कम होती है तो उसको बोलते हैं डी अर्बनाइजेशन, ठीक है, मतलब किसी भी कारण से हो सकता है, वो बिजनेस कम हो गया, लोग गांव की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए, या कोई भी रीजन हो सकता है, देयर में बी एनी रीजन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डी अर्बनाइजेशन बोलते हैं। इंडिया डिड नॉट हैव एनी इंडस्ट्रीज, इंडिया के पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी विच कुड एब्जॉर्ब दीज सरप्लस वर्क, जो इस काम को क्या कर सके, मतलब इस काम की कमी को पूरा कर सके। इंडिया नाउ बिकम ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, अब इंडिया क्या बन गया, रॉ मटेरियल का सप्लायर, टू ब्रिटेन एंड ए मार्केट फॉर ब्रिटेन मैन्युफैक्चरिंग गुड, और मतलब ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरिंग गुड का मार्केट बन गया। अब यहाँ से तो कच्चा सामान बन के वहाँ जाता,
मतलब जैसे मतलब कोई भी चीज़ कच्ची, और वहाँ से जो बन के आता वो हमारे देश में बिकता है। और कुछ कंपनियां तो हमारे देश में लगा रखी थी, यहाँ से ही खरीदते और मतलब उस पर वहाँ का ब्रांड लगा कर उसे हमें वापस बेच देते। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, आज भी कुछ कंपनियां चल रही हैं। इन ऑर्डर टू मेक द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स अक्रॉस द सब कंटिनेंट ईजियर। अब इन ऑर्डर टू मेक द मूवमेंट, अब देखो, आंदोलन के लिए ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड अक्रॉस द सब कंटिनेंट ईजियर, ये बड़ा ही आसान था। द ब्रिटिश इंप्रूव द रोड एंड कैनल नेटवर्क, अंग्रेजों ने बोल रहा है कि इंप्रूव किया रोड और ये नाले नदियां वगैरह। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे फॉर एवर चेंज्ड द फेस ऑफ द कंट्रीज, और रेलवे का भी उन्होंने क्या किया, निर्माण किया। रियलिटी ये है कि भाई उन्हें अपनी ज़रूरतें थी, वो यहाँ से सामान लेके जाते थे और यहाँ से सामान लेके जाने में ही उनके लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। बाय क्रिएटिंग बाय क्रिएटिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये चीज़ें बना करके, क्या बना करके, रोड, कैनल और रेलवे, द ब्रिटिश वर एबल टू कंट्रोल देयर इंडियन एम्पायर मोर इफेक्टिवली, और अंग्रेजों ने और अच्छे से इफेक्टिव तरीके से हमारे ऊपर राज किया। द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल इंक्रीज मैनी फोल्ड, लोग इकट्ठे होते चले गए। विद द बिल्डिंग ऑफ स्यूज कैनाल इन इजिप्ट इट बिकम ईजियर टू ब्रिंग इंग्लिश गुड्स टू इंडिया एंड वाइस वर्सा। अब देखो, ये इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई और ये मतलब सामान बनाए, और ये इजिप्ट से मतलब होते हुए जो इनकी वो आ रही थी रेल लाइन वगैरह, तो इसकी वजह से यहाँ पे इनको बहुत आसान हो गया यहाँ से कच्चा माल लेके जाना और वहाँ से पक्का सामान लेके आना। अब देखो होता क्या था, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होती थी, वो कच्चा सामान लेके गई वहाँ पे, और वहाँ से फिर बना हुआ सामान है इंडिया ले आए। ठीक है, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ वन वे फ्री ट्रेड, अंग्रेजों की पॉलिसी थी एक तरफा मतलब मुक्त व्यापार, प्रूव्ड द मोस्ट हार्मफुल टू इंडियन क्राफ्ट पर्सन, जो हथकरघा आदमी थे ना भारत के, उनके लिए बहुत ही हार्मफुल था। मतलब जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी वन वे फ्री ट्रेड, ये भारतीय कामगारों के लिए बहुत ही नुकसानदेह थी। दिस मेंट दैट ब्रिटिश गुड्स बीइंग इंपोर्टेड इनटू इंडिया वर नॉट टैक्स्ड, मतलब अंग्रेजों का जो सामान आप इंपोर्ट करोगे, अंग्रेजों से कुछ भी खरीदोगे ब्रिटेन से, तो वो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना टैक्स के मिलेगा। हाउ एवर फिर भी इंडियन एक्सपोर्टर्स टू ब्रिटेन, अगर इंडिया ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर भारी ड्यूटीज लगती थी, एज हाई एज 400%, 400 गुना ड्यूटी लगती थी। इंडियन क्राफ्ट वर अनेबल टू कम्पीट विद फैक्ट्री प्रोड्यूस गुड्स, और जो भारतीय थे इंडियन क्राफ्ट वर अनेबल टू कम्पीट, और इस वजह से भारतीय जो है वो उनसे वो नहीं कर पाए, कंपटीशन नहीं कर पाए, क्योंकि देखो हमारा सामान 400 गुना महंगा बिकता और उनके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगता इंडिया में, तो हमारा सामान तो वैसे ही महंगा हो गया, समझ गए। तो यानी हम बनाने में असमर्थ हो जाएंगे, या बंद कर दो, वही सीधी बात यही है। इन द ब्रिटिश एंड द इंडियन मार्केट्स, अब समझ लो जैसे कोई चीज़ है 100 रुपये की मिल रही है, ठीक है, आपको मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ मिल रही है और वो फिर वही चीज़ आपको 400 में मिले, तो क्या आप खरीदोगे? बिल्कुल नहीं खरीदोगे भाई, चाहे कहीं का भी हो सामान, चाहे हमारा देश का हो चाहे विदेश का हो, कहीं का भी हो, आप 100 का ही खरीदोगे। तो फिर होगा क्या? तो फिर होगा ये कि भाई जो 100 वाला 400 में बिक रहा है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से होता है। इन 1813 द मोनोपोली ऑफ द EEIC, ठीक है, ओवर द इंडियन मार्केट वाज एबोलिश्ड बाय द चार्टर एक्ट। अभी इन्होंने क्या किया, एक चार्टर एक्ट समाप्त कर दिया। ठीक है, चार्टर एक्ट क्या था, जो मतलब कोई नियम बनाया हुआ था महारानी का, वो बंद कर दिया, एबोलिश कर दिया। नाउ अब अदर ब्रिटिश कंपनीज आल्सो इंटर द इंडियन मार्केट, तो अब क्या हो गया, अब ईस्ट इंडियन कंपनी के अलावा और भी दूसरी कंपनियां भारत में आ सकती हैं, मेकिंग इट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर इंडियन प्रोडक्ट टू सेल। और इसकी वजह से तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। पहले क्या है, थोड़ा बहुत सामान बिक तो सकता था, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, अब कुछ भी नहीं बेच सकते। क्यों? एक ही कंपनी ने नाक में दम कर रखा था, अब तो और ज़्यादा कंपनी होगी। ठीक है, अब ये दिखा रखा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे लेड टू अ ह्यूज इंक्रीजिंग इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल अक्रॉस द कंट्री। तो ये सिचुएशंस दिखा रखी हैं और आज भी यही है, कुछ खास ज़्यादा बदलाव हुआ नहीं है इनमें। इंडियाज़ वेल्थ वाज ड्रेन्ड अवे इन अ सिस्टमेटिक मैनर, और भारत का जो पैसा था वो ड्रेंड का मतलब देखो होता क्या है रियल में, कोई भी चीज़ जब ख़त्म हो जाती है या बह जाती है या सूखा पड़ता है तो उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। तो इंडिया वेल्थ वाज ड्रेन्ड, ठीक है, तो जो भारतीय थे वो ड्रेन्ड में होते गए।
अवे इन सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि उन्होंने प्लान करके काम किया था। क्या प्लान किया भाई, पहले इनका काम धंधा चौपट करेंगे, फिर इनको गुलाम बना लेंगे, तो इस तरीके से और हम ज़्यादा तंगी से गुजरने लग गए। द फर्स्ट पर्सन टू आर्टिकुलेट दिस थ्योरी वाज द नेशनलिस्ट लीडर दादा भाई नारोजी। तो जो सबसे पहला जो आदमी था, ठीक है, जिसने इस बात को स्पष्ट किया था, ठीक है, वो कौन था? दादा भाई नारोजी। ही पॉइंटेड आउट दैट, उसने पॉइंट आउट किया, कहने का मतलब समझाया लोगों को, या उस चीज़ को ही लोगों के सामने रखा, दैट कि इंडियन वेल्थ वाज बीइंग सिफोन्ड ऑफ, भारत के जो पैसे हैं वो क्या होगा, मतलब सिफोन्ड ऑफ का मतलब होता है जहाज से उतारना, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ है जो आप जहाज से उतारते हो उसको बोलते हैं। तो इंडियन वेल्थ वाज बीइंग सिफोन्ड ऑफ टू ब्रिटेन विदाउट एनी रिटर्न टू इंडिया, ठीक है, बिना रिटर्न के इंडिया के, मतलब उन्होंने क्या किया कि भाई एक थ्योरी बनाई कि भाई ये जो भी सामान है इंडिया का, ये मतलब जहाज से उतार दो। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडिया वाज डिवास्टेड बाय फेमाइंस। तो इंडिया जो है, डिवास्टेड का मतलब होता है तहस नहस हो गया, फेमाइंस का मतलब हो गया अकाल। तो जो भी कुछ आता था वो भी खत्म हो गया और अकाल पड़ गया, केजिंग द डेथ ऑफ मिलियन, जिसकी वजह से लाखों लोग मरने लग गए। तो ये एक थ्योरी सही भी थी लेकिन एक तरीके से गलत भी थी, क्योंकि हम डिपेंड उनके ऊपर हो गए थे। तो कोई अल्टरनेट जरूर होना चाहिए। द ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है भाई धन, मतलब कोई ऐसी चीज़ मतलब जो खत्म होती जा रही है, या वेल्थ ऑफ ड्रेन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है पैसे खत्म होते जाना। थ्योरी शोड, यह थ्योरी दिखाती कि एक्सप्लोइटेटिव नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल इम्प्रूव्स द नेशन, मतलब उनका एक भयानक रूप अंग्रेजों का या कॉलोनियल का वो हमारे को दिखा रही थी। तो मतलब इस तरह की चीज़ें बता रखी हैं कि हम उनको अगर सोचे समझे तो बहुत बुरी हालत की हुई थी हमारी, ठीक है, हम पूरी तरीके से उनके ऊपर ही डिपेंड थे। अब देखो ये क्या बोला, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इंडिया 1805 टू 35 बाई होरेक हेमन विल्सन। होरेक हेमन विल्सन की कोई किताब है, इसने 1805 और 35 के बीच में कुछ लिखा था, तो उसके बारे में ये बता रहा है। इट वॉज स्टेटेड इन एविडेंस, उसने एक एविडेंस दिया था इन 1830 दैट द कॉटन एंड सिल्क गुड ऑफ इंडिया अप टू दिस पीरियड कुड बी सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट इन द ब्रिटिश मार्केट एट अ प्राइस फ्रॉम 50 to 60%, 50 से 60% प्रॉफिट में वो बिक रहा था, लोअर देन दोज फैब्रिकेटेड इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में कोई भी फैब्रिकेट होता था उसके कंपेयर में। यानी अगर मान लो इंग्लैंड में कोई चीज़ बिक रही है, ठीक है, 100 रुपये की, और वो प्रॉफिट कमा रही है 130 रुपये, तो भारत वाली जो बिकती थी 100 की वो 160 रुपये में बिक रही है, मतलब 60 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंटली बिकम नेसेसरी टू प्रोटेक्ट लेटर बाई ड्यूटीज ऑफ 70 to 80%। अब ये क्या है, 70 से 80% वो लगा करके, टैक्स लगा करके उसको बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे थे। द वैल्यू और बाई पॉजिटिव प्रोहिबिशंस, और ये मतलब एक तरीके से बोल सकते हो पॉजिटिव प्रोहिबिशंस मतलब उनके लिए पॉजिटिव हो और हमारे लिए बाधा डालते हो। हैड दिस नॉट बीन द केस, हैड नॉट सच प्रोहिबिटरी ड्यूटीज एंड decrease existing, the meal of Paisley and of Manchester would have been stopped in their outset and could hardly have been again set in motion even by the power of steam। तो ये आप पढ़ लो एक बार, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ, मतलब ऐसा ही दे रखा है कि जो स्थिति थी वो किस तरीके से पॉजिटिव प्रोहिबिशंस, मतलब प्रोहिबिशन का मतलब होता है रुकावट डालना, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, तो सकारात्मक रुकाव उन्होंने क्या क्या डाले इसके बारे में दे रखा है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, इनके भी आप आंसर ढूंढ लो अपने आप से। तो थिंकिंग हैट में बोल रहा है होट एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि एनालिटिकल स्किल होता है जो हमने पढ़ा उसका हम अपने दिमाग से अंदाज़ा लगाएं कि क्या हुआ होगा रियल में, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री में ज़रूरी नहीं होता जो भी कुछ लिखा हुआ वो सारा सही हो, क्योंकि हुआ कुछ और होता है और लिखा कुछ और जाता है। डू यू थिंक दैट इंडियन हैंडीक्राफ्ट कुड हैव कम्पीटेड विद मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन इफ इंडिया हैड बीन एन इंडिपेंडेंट कंट्री इंस्टेड ऑफ अ ब्रिटिश कॉलोनी। अगर इंडिया इंडिपेंडेंट होती, अंग्रेजों की गुलाम नहीं होती, या हम अपना खर्चा अपने हिसाब से चला सकते थे, तो उसी टाइम पे हमें विरोध कर देना चाहिए था, तो शायद उसका कुछ फ़ायदा हो सकता था, या पहले जब हम डिपेंडेंट थे। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक केस स्टडी इन टेक्सटाइल। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जब इंडस्ट्री कम होती जा रही है। तो एक केस स्टडी इन टेक्सटाइल, कपड़े के ऊपर एक केस स्टडी हुई थी। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया वाज द मोस्ट प्रोस्परस अंडर द मुगल एम्पायर।
मुगल के समय में जो भारत की कपड़ा उद्योग थे वो अपने चरम पे थे, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाते थे। इन एडिशन टू द वेवर्स देमसेल्फ, इंडियन बैंकर्स एंड मार्चेंट्स वर इन्वॉल्व इन द टेक्सटाइल ट्रेड। तो भारत के व्यापारी इसमें और भारत के जो बैंकर्स थे, मतलब जो पैसा लगाते थे जो लोग, वो इसमें बहुत इन्वॉल्व थे। मार्चेंट फॉर्म अ लिंक बिटवीन द वेवर्स एंड द पोर्ट्स। और मार्चेंट जो व्यापारी जो होते थे वो लिंक बनाते थे किसमें, बुनकर और पोर्ट के बीच में, ठीक है। मतलब जो बनाते थे चीज़ों को, और जो पोर्ट होता था, पोर्ट जहाँ से सामान दूसरे देशों में जाता है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, वाटर पोर्ट हो गया, जो भी, ठीक है। दे पेड एन एडवांस टू द वेवर फॉर क्लोथ एंड इन टर्न सप्लाइड द वोवन क्लोथ। वो क्या करते थे भाई, कपड़े बनाते थे और उसके बदले में क्या करते थे, सप्लाई करवाते थे सिले हुए कपड़े को द पोर्ट तक। टाउन लाइक्स कांचीपुरम, मुर्शिदाबाद, सूरत, ये ऐसी जगह थी जहाँ पे वो पहले पे करके, और कौन, मार्चेंट, व्यापारी, व्यापारी पहले पे करते थे और यहाँ पे कपड़े का ऑर्डर देते थे और ये बना देते थे, फिर यहाँ से लेकर पोर्ट पे बेच देते थे, ठीक है। बेनर्स एंड डेका वर फेम्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सटाइल्स। ये टाइप्स बता रखे हैं कपड़े के। बिगिनिंग फ्रॉम द 17th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंटर्ड द पिक्चर। और आपको, आपने पिक्चर में देखा होगा कि भाई यूरोपियन जो कंपनी थी 17th सेंचुरी में इंटर कर गई थी, ठीक है। ये दिखा रखा है नीचे, खेतों में मतलब कपड़े का जो है वो काम कर रहा था, ठीक है। तो दे सिक्योर्ड वेरियस कंसेशन फ्रॉम रूलर्स एंड देन सेट अप देयर फैक्ट्रीज एट वेरियस ट्रेडिंग पोस्ट। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी फैक्ट्रीज स्टेब्लिश कर दी और बहुत सारे अपने ट्रेडिंग पोस्ट बना लिए। दे अर्न ह्यूज प्रॉफिट बाय बाइंग टेक्सटाइल इन इंडिया एंड सेलिंग देम इन यूरोप एट हायर प्राइस। तो वो क्या करते थे भाई, मतलब कपड़े को जो है वो यहाँ से खरीद के ले जाते थे और यूरोप में बेच करके अच्छा प्रॉफिट कमाते थे। एज देयर वर सेवरल कंपनीज परचेजिंग गुड फ्रॉम द वेवर्स। कुछ कंपनियां बुनकरों से सीधा खरीदती थी। द वेवर्स हैड बार्गेनिंग पावर एंड कुड मेक अ प्रॉफिट। और उससे और ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा लेते थे क्योंकि मार्चेंट व्यापारी बीच में से हट जाता था। वंस द EEIC गेन पॉलिटिकल पावर द सिचुएशन चेंज। जैसे ही इनकी पॉलिटिकल पावर बढ़ गई तो सिचुएशन चेंज हो गई। द कंपनी स्टैब्लिश ए डायरेक्ट लिंक विद द वेवर्स। कंपनी ने अपने डायरेक्ट लिंक बना लिए, किससे, बुनकरों से। पहले बुनकरों से मार्चेंट व्यापारी खरीद के ले जाता था, कंपनी को बेचता था और फिर वो लेके जाते थे। फिर बाद में जैसे कंपनी की पॉलिटिकल पावर्स बढ़ गई तो इन्होंने क्या किया, जो बनाने वाले हैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया। वेवर वर गिवन एडवांस एंड वर नॉट अलाउड टू सप्लाई देयर प्रोडक्ट टू एनी अदर बायर्स। अब उन्हें एडवांस दिया जाने लग गया और उन्हें मना कर दिया कि भाई आप और किसी को सामान नहीं बेचोगे। द कंपनी अपॉइंटेड ए पेड सर्वेंट। और कंपनी पेड सर्वेंट्स यानी पैसे देकर नौकरों को पहले हायर कर लेती थी। कॉल्ड द गोमस्था, जिन्हें गोमस्था कहा जाता था, गोमस्था। हु सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द वेवर एंड एग्जामाइन द सप्लाई ऑफ क्लोथ। वो सारी चीज़ देखता था कि भाई जो कपड़ा बनता था वहाँ पे और उसकी सप्लाई के। द गोमस्था वर क्रूअल एंड रूथलेस एंड ओफन बीट द वेवर्स फॉर डिले इन प्रोडक्शन। अब ये क्या क्या करते थे आपने देख लिया। अब मैं इसके बारे में बताते हुए भी मेरे को दुख होता है। वो बड़े निर्दयी थे और वो पीटते थे भाई अगर कपड़ा टाइम पे नहीं बनता था। और डिक्लाइन इन क्वांटिटी, और क्वांटिटी में भी डिक्लाइन, कम करते थे। मतलब ज़्यादा ले लिया तो पैसे कम दे दिए या कम पैसे में ज़्यादा खरीद दिया। द लाइफ ऑफ द वेवर वाज थस मिजरेबल एंड फुल ऑफ डेस्पियर। और जिसकी वजह से उनके जीवन थोड़ा दयनीय और ख़राब होता गया। ही वॉज ऑफन फोर्स टू साइन कॉन्ट्रैक्ट एंड कुड इवन बी इम्प्रोनाइज्ड फॉर रिफ्यूज़ल। अब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़बरदस्ती साइन करवाया जाता था और फिर रिफ्यूज़ करने पर उन्हें सज़ा दी जाती थी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो और फिर अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे तो आपको सज़ा दी जाती थी। द प्राइस रिसीव्ड बाय द वेवर्स वर ऑफन मच लेस देन द मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस से उसे बहुत ज़्यादा कम दिया जाता था और उसे और कहीं वो बेच नहीं सकता था, जो तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती थी। ही वॉज एट द मर्सी ऑफ द कंपनी एंड द गोम था। द वेवर नो लॉन्गर इंजॉयड ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। ही कुड नो लॉन्गर बार्गेन फॉर अ हायर प्राइस एज द कंपनी वाज द सोल सप्लायर एंड बायर्स। तो सिर्फ कंपनी ही एकमात्र सप्लायर और बायर होती थी तो उनको मुश्किल हो जाती थी भाई, क्यों औरों को वो काम करने नहीं देते थे और मतलब इनके साथ ज़बरदस्ती कॉन्टैक्ट कर लेते थे। ये पेंटिंग ये दिखा रखी है किसी की पेंटिंग जो इंडियन वो था, व्यापारी था, ठीक है।
कुछ जान करके भी ख़राब चीज़ें ही हमारे को दिखाई गई हैं। आफ्टर 1813 द ईस्ट इंडियन कंपनी हैड इम्पोज्ड ए वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी। फिर इनकी फ्री ट्रेड पॉलिसी चल गई थी वन वे। दैट मीन दैट इसका क्या मतलब था कि इंडियन क्लॉथ वाज सब्जेक्ट टू हैवी ड्यूटीज इन इंग्लैंड, यानी इंडिया का जो कपड़ा था उस पर भारी ड्यूटी लगने लग गई इंग्लैंड में। वाई ब्रिटिश गुड वर सोल्ड एट एक्सट्रीमली चीप रेट, और ब्रिटेन का सामान जो था वो कम रेट में बिकने लगा। इन द इंडियन मार्केट कॉटन टेक्सटाइल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया वर सो चीप दैट इंडियन वेवर्स कुड हार्डली कम्पीट। तो जिसकी वजह से जो भारतीय बुनकर थे वो उनसे वो नहीं कर पाते थे, कंपटीशन नहीं कर पाते थे। मैनी विलेजेस बिकम डिसॉल्व एंड रूरल इंडस्ट्रीज कोलैप्स्ड। तो जिसकी वजह से गांव की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो कोलैप्स कर गई। पहले हर गांव में कपड़ा बनता था, वो बंद हो गया। अनदर फैक्ट्री फॉर द कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्री वाज आउटब्रेक ऑफ अमेरिकन सिविल वार इन 1864 to 65। एक और फैक्टर था जिसकी वजह से कोलैप्स कर गई थी इंडस्ट्रीज, यानी कंपनियां बंद हो गई थी। क्यों? अमेरिकन सिविल वार की वजह से। दिस मीन दैट द सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम द साउथर्न स्टेट ऑफ द यूएसए वाज नो लॉन्गर अवेलेबल, जिसमें भाई कच्चा माल ज़्यादा लंबे समय तक अवेलेबल नहीं हुआ। ब्रिटेन्स डिपेंडेंस ऑन इंडियन रॉ कॉटन इंक्रीज एंड इट्स प्राइस शॉट अप, और उसका प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। वेवर इन इंडियाज कुड नो लॉन्गर एफर्ड द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन। द कोलैप्स ऑफ टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट वाज नाउ अ foregone conclusion. Industries related to weaving like dyeing and printing also collapsed, और जिसकी वजह से मतलब ये क्या हो गया? डाउन चला गया, क्योंकि उन्होंने टैक्स वगैरह ज़्यादा लगा रखे थे और अमेरिका में सिविल वार हो गया था। तो जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि भाई उन्हें कंपनियां बंद करनी पड़ी। एक कार्टून पब्लिश्ड इन द पंच इन 1861 शो हाउ द ब्रिटेन टर्न फ्रॉम अमेरिकन मार्केट्स टू इंडियन फ्रॉम द सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार। तो रॉ कॉटन के लिए लड़ाई झगड़ा, ये देखो साइड में दिखा रखा है कि भाई हमें कच्चा माल चाहिए, उसके लिए लड़ाई झगड़ा होता रहता था। ठीक है, ये कॉटन स्टोर होते थे। तो इस तरीके से सिचुएशन हैंडल कर रहे थे। तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल इन द 20th सेंचुरी, फिर वापस से एक बार तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, क्यों? अमेरिका की सिविल वार की वजह से, और वापस से फिर ग्रो कर रही थी इंडस्ट्रीज इन 20th सेंचुरी। तो ये वाला पार्ट हम करेंगे थर्ड वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी, और आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं आपको पता चलता रहे। एक ही टॉपिक रह गया छोटा सा, इसको हम थर्ड वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय।